दोस्तों साथियों, मैं मोहम्मद रशीद फिर एक बार आपके सामने एक नए मेहमान के साथ, आपके उम्मीदवार, आपके नुमाइंदे के साथ हाजिर हुआ हूँ। ये एक नामी गिरामी पार्टी के साथ ये अपने 18 साल गुजार चुके हैं और उसके बाद आवाम को उनकी शख्सी तौर पर उनके मजबूत इरादे नहीं मिलने पर ये उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी के साथ फिर एक नई उम्मीद के साथ, नए जज्बे के साथ और एक नई ताकत के साथ आपके सामने पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं। मेरा मुराद आली जनाब आज़ाद साहब से हैं। आज़ाद साहब, आपका हमारे स्टूडियो में खैर मकदम है, वेलकम है। और आप ये बताइए, आप सबसे पहले कौन से शहर से ताल्लुक़ रखते हैं और शहर में कौन से इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और सियासत में आने का आपका अहम मकसद क्या है? और आप पिछले कौन से पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं मेरी पैदाइश मुशीराबाद से है। मैं जामा मस्जिद मुशीराबाद के अक़ब में भुलकपुर मोहल्ले में मैं पैदा हुआ और वहीं बड़ा हुआ और मेरी जो है ना तालीम उर्दू मीडियम से रही और उस वक़्त के उर्दू रेसिडेंशियल स्कूल के मैं तीसरे बैच का स्टूडेंट हूँ, ख़ुली ख़ुदूब शाह रेसिडेंशियल स्कूल। और मेरी तालीम जुलू खाने में मुकम्मिल हुई और इस तरह मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद से रहा, तो क्योंकि मुशीराबाद हैदराबाद में बनता है। और मैं 2003 में उस वक़्त जब टीआरएस पार्टी का वजूद अमल में आया था, मैं उस वक़्त से नाइनी नरसिम्हा रेड्डी जो साबिक़ के होम मिनिस्टर हैं, उनके हमरा मैं इस जमात में शामिल हुआ। और उस वक़्त में जब तेलंगाना की तहरीक चल रही थी, तो इस शहर की एक छोटी जमात उस तहरीक की मुखालिफत कर रही थी और मुसलमानों का उस तहरीक में शामिल नहीं होने का एक एहसास, एक ख़दशा रहा मुझे। और उस ज़माने में मैं एक रूमी टोपी के साथ में हमेशा इस बात का दावे के साथ मैं टीआरएस पार्टी में काम किया कि अलहदा तेलंगाना की तहरीक में मुसलमान भी बराबर ही शामिल है और शरीक है। उसके बाद हबीब अब्दुर्रहमान अल्ताफ़ साहब, फिर बाद में महमूद अली जो इस वक़्त के होम मिनिस्टर है, वो भी शामिल हुए। तो इस तरह मेरा सियासी सफ़र शुरू हुआ और हमारे बहुत करीबी मतलब ताल्लुकात रहा करते थे केसीआर साहब से। और एक वक़्त का मौका है कि हम केटीआर से जब एक दशहरे के मौके पे मिले, तो उन्होंने ऐसा हाथ जोड़ के बोला कि भैया आपकी सियासत आपको मुबारक, आज वो मिनिस्टर हैं, आज वो मौजूद हैं। और यही होम मिनिस्टर के फर्जंद खुर्रम जो है, जो आज़म अली जो है, आज़म अली खुर्रम जो है, वो बोलते रहे क्या बाबा को लेके फिर रहे बोल के बोलते थे। तो ये सब लोग जो है ना, आज जब पावर आया, मुकाम आया, तो आज जो है ना सबसे ज़्यादा सामने खड़े हुए हैं। लेकिन हसल बुनियादों पे मेहनत करने में हमारी जवानी, हमारा खून पसीना लगा और हम अलहदा तेलंगाना को लाने में कामयाब रहे। लेकिन जब तेलंगाना आने के बाद में जिन उम्मीदों के साथ में एक मुसलमानों से बड़ा वादा करने के साथ केसीआर साहब अमली तौर पे नाकाम हो गए और धीरे-धीरे बीजेपी के नक्शे कदम पे चलते हुए महसूस होते रहे, राज्यसभा में हो, लोकसभा में हो और मुकामी तौर पे हो, उन चीज़ों को हम महसूस करते हुए हम अपना उनके साथ रिश्ता तोड़ लिए हैं। और एक डॉक्टर आरएस परवीन कुमार जो आईपीएस है, जो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए, तो उनके हमरा मैं भी बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुआ, इस उम्मीद के साथ कि एससी, एसटी, बीसी और माइनॉरिटी बिलख़ुसूस मुसलमान हम तमाम एकजहाँ होकर के, ताकत होके, क्योंकि हमारे मसाइल एक है, हमारे हालात एक है, हमको मुस्तकिल तौर पे इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आज ये पार्टियाँ जो प्राइवेट पार्टियाँ कहला रही हैं, कोई रेड्डी की पार्टी है, कोई कम्मा की है, कापू की है, कोई राव की है, कोई वेल्मा की है, लेकिन अवाम की कोई जमात नहीं है। तो अवामी जमात के तौर पे बहुजन समाज पार्टी एक उभर के आई है और उसी के लिए मैं उसके साथ में हूँ। मेरा सवाल ये रहेगा, बीआरएस या फिर बीएसपी, इन दोनों जमातों में बड़ी पार्टी कौन-सी है? बीएसपी बड़ी पार्टी है। बीएसपी पार्टी। जो देखिए बीआरएस जो है ना एक इलाकाई जमात है टीआरएस, और ये जमात जो है ना बीआरएस इसलिए हुई है कि ये एक्चुअली बीजेपी की बी टीम है। जो जगहों पे ये आईएनडीआईए अभी जो मौजूदा यूपीए जो इंडिया बना है, वो लोग जो बीजेपी के खिलाफ है, वो जो है ना इंडिया की तरफ ना जाए, वो बीआरएस के एक बेस पे जो है ना जमा हो, उसके लिए मोदी जी और अमित शाह के बोलने से केसीआर साहब उनके नक्शे कदम पे बीआरएस पार्टी बनाए हैं। और नाजरीन, ये शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है जो 18 साल अपनी ज़िंदगी के लगा करके अभी बीएसपी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और अपनी नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो मैं आज़ाद साहब आपको
मैं हमारे नाजरीन को बताने की कोशिश करूंगा, क्या अभी भी आप सोशल वर्कर हैं या फिर इस इलेक्शन में भी अपनी कोई भूमिका निभा रहे हैं? मैं हमेशा सोशल वर्कर था, सोशल वर्कर हूँ। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन का मैं जनरल सेक्रेटरी। मैं 2003 में, उस वक्त जब टीआरएस पार्टी का वजूद अमल में आया था, मैं उस वक्त से नाइनी नरसिम्हा रेड्डी जो साबिक के होम मिनिस्टर हैं, उनके हमरा मैं इस जमात में शामिल हुआ। और उस वक्त में जब तेलंगाना की तहरीक चल रही थी, तो इस शहर की एक छोटी जमात उस तहरीक की मुखालिफत कर रही थी और मुसलमानों का उस तहरीक में शामिल नहीं होने का एक एहसास, एक खदशा रहा मुझे। और उस ज़माने में मैं एक रूमी टोपी के साथ में हमेशा इस बात का दावे के साथ मैं टीआरएस पार्टी में काम किया कि अलहदा तेलंगाना की तहरीक में मुसलमान भी बराबर ही शामिल है और शरीक है। उसके बाद हबीब अब्दुर्रहमान अल्ताफ़ साहब, फिर बाद में महमूद अली जो इस वक्त के होम मिनिस्टर है, वो भी शामिल हुए। तो इस तरह मेरा सियासी सफ़र शुरू हुआ और हमारे बहुत करीबी मतलब ताल्लुकात रहा करते थे केसीआर साहब से। और एक वक्त का मौका है कि हम केटीआर से जब एक दशहरे के मौके पे मिले, तो उन्होंने ऐसा हाथ जोड़ के बोला कि भैया आपकी सियासत आपको मुबारक, आज वो मिनिस्टर हैं, आज वो मौजूद हैं। और यही होम मिनिस्टर के फर्जंद खुर्रम जो है, जो आजम अली जो है, आजम अली खुर्रम जो है, वो बोलते रहे क्या बाबा को लेके फिर रहे बोल के बोलते थे। तो ये सब लोग जो है ना, आज जब पावर आया, मुकाम आया, तो आज जो है ना सबसे ज़्यादा सामने खड़े हुए हैं। लेकिन हसल बुनियादों पे मेहनत करने में हमारी जवानी, हमारा खून पसीना लगा और हम अलहदा तेलंगाना को लाने में कामयाब रहे। लेकिन जब तेलंगाना आने के बाद में जिन उम्मीदों के साथ में एक मुसलमानों से बड़ा वादा करने के साथ केसीआर साहब अमली तौर पे नाकाम हो गए और धीरे 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 बीजेपी के नक्शे कदम पे चलते हुए महसूस होते रहे, राज्यसभा में हो, लोकसभा में हो और मुकामी तौर पे हो, उन चीज़ों को हम महसूस करते हुए हम अपना उनके साथ रिश्ता तोड़ लिए हैं। और एक डॉक्टर आरएस परवीन कुमार जो आईपीएस है, जो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए, तो उनके हमरा मैं भी बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुआ, इस उम्मीद के साथ कि एससी, एसटी, बीसी और माइनॉरिटी बिलखुसूस मुसलमान हम तमाम एकजहा होकर के, ताकत होके, क्योंकि हमारे मसाइल एक है, हमारे हालात एक है, हमको मुस्तकिल तौर पे इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आज ये पार्टियाँ जो प्राइवेट पार्टियाँ कहला रही हैं, कोई रेड्डी की पार्टी है, कोई कम्मा की है, कापू की है, कोई राव की है, कोई वेल्मा की है, लेकिन अवाम की कोई जमात नहीं है। तो अवामी जमात के तौर पे बहुजन समाज पार्टी एक उभर के आई है और उसी के लिए मैं उसके साथ में हूँ। मेरा सवाल ये रहेगा, बीआरएस या फिर बीएसपी, इन दोनों जमातों में बड़ी पार्टी कौन सी है? बीएसपी बड़ी पार्टी है। बीएसपी जो देखिए, बीआरएस जो है ना एक इलाकाई जमात है टीआरएस, और ये जमात जो है ना बीआरएस इसलिए हुई है कि ये एक्चुअली बीजेपी की बी टीम है। जो जगहों पे ये आईएनडीआईए अभी जो मौजूदा यूपीए जो इंडिया बना है, वो लोग जो बीजेपी के खिलाफ है, वो जो है ना इंडिया की तरफ ना जाए, वो बीआरएस के एक बेस पे जो है ना जमा हो, उसके लिए मोदी जी और अमित शाह के बोलने से केसीआर साहब उनके नक्शे कदम पे बीआरएस पार्टी बनाए हैं। और नाजरीन, ये शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है जो 18 साल अपनी जिंदगी के लगा करके अभी बीएसपी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और अपनी नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो मैं आज़ाद साहब आपको, मैं हमारे नाजरीन को बताने की कोशिश करूंगा, क्या अभी भी आप सोशल वर्कर हैं या फिर इस इलेक्शन में भी अपनी कोई भूमिका निभा रहे हैं? मैं हमेशा सोशल वर्कर था, सोशल वर्कर हूँ। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं अवामी जो ना आवाज़ बनने की कोशिश करता हूँ। बिलखुसूस कौम व मिल्लत के लिए मैं ज़ाहिरी या बातिनी तौर पे उनकी खिदमत करने को मैं मलूज़ रखता हूँ। अगर मुझे अवाम से दिलचस्पी नहीं होती, मसाइल से दिलचस्पी नहीं होती, तो मैं भी जो ना दूसरों की तरह किसी न किसी के पैरों में पड़े रहता था। सियासी जमात को, रूलिंग गवर्नमेंट को नहीं छोड़ता था। और मुझे इस बात का ख़वी अंदाज़ा था, ख़दशा था कि ये जमातें मुसलमानों के जो हकूक़ है, वो पामाल कर रही है। और इस वक्त की जो अपोजिशन जमात थी, बिलखुसूस कांग्रेस पार्टी, उसने भी अपना जो है ना अपोजिशन का रोल नहीं किया, जिसकी वजह से बीआरएस, टीआरएस पार्टी जो है ना मुसलमानों पे मज़ालिम करने में कामयाब हुई। जितनी ज़िम्मेदार टीआरएस पार्टी है मुसलमानों के ताल्लुक से जो हरकत करने में आवाज़ नहीं उठानी, क्योंकि जमहूरियत में एक रूलर होगा तो एक अपोजिशन रहेंगी। अगर अपोजिशन मुस्तकम होती
अपोजिशन सवाल करती तो मुसलमानों को ये नौबत नहीं आती थी आज। तो आप क्या बोलना चाहेंगे कि अभी तक मुसलमानों पे कैसा ये जुल्म ढाए हैं बीआरएस वाले, उनमें क्या-क्या है आप आवाम के सामने बोल सकेंगे? देखिए, सबसे पहले जो मुसलमानों की शराकतदारी, नुमाइंदगी होना चाहिए था, क्योंकि जब तक हम सियासी तौर पर मुस्तकम नहीं होंगे, हम अपनी कौम की वो खिदमत नहीं कर सकते जो, क्योंकि कानून साज असम्बली जहाँ पे कानून बनता है, हम उस जगह पे नहीं रहेंगे तो अपने हिस्से के लिए अपने बनने वाले कानून में ना हम हिस्सा रहेंगे, ना अपने मुखालिफ कानून के ऊपर हम लगा सकेंगे। तो सबसे पहले हमको कानून साज असम्बली से दूर किया गया। दूसरी बात, मुसलमानों की जो नुमाइंदगियाँ होती थी, जैसे कि यूपीएससी है, जहाँ से पब्लिक सर्विस कमीशन है, जहाँ पे मुस्लिम नुमाइंदों को भी सरकारी नौकरियाँ दिए जाने का एक सिस्टम है, जहाँ पे मुसलमान भी एक नुमाइंदा हुआ करता था, वहाँ से एक मुस्लिम नुमाइंदगी को खारिज कर दिया गया, उसमें बगैर मुस्लिम नुमाइंदगी यूपीएससी है। अब जो तेलंगाना की यूनिवर्सिटीज़ है, जहाँ पे एक वाइस चांसलर के तौर पर एक मुसलमान हुआ करता था, वहाँ पे मुसलमान की नुमाइंदगी से महरूम रखा गया है। तो ऐसी जगहों से मुसलमानों को दूर करने से मुसलमानों की आने वाली नस्लें अंधेरे में छा जाती हैं। वक़्ती आप 1000 रुपए दिए नहीं दिए, 500 रुपए दिए नहीं दिए, ये बड़ा सवाल नहीं है। आप तालीम से दूर कर रहे हैं मुसलमानों को, रोज़गार से दूर कर रहे हैं मुसलमानों को, यानी कि मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी और माशी पसमानदगी की बुनियाद डाल रहे हैं। ये केसीआर साहब का कारनामा है। लेकिन दूसरी जानिब में जहाँ पर इतने माइनॉरिटीज स्कूल खोले जा रहे हैं, इतने बच्चों को वहां पर पढ़ाया जा रहा है, तो फिर आवाम तो यही सोच रही है कि बीआरएस या फिर टीआरएस, बताइए आप जैसा बोलेंगे, कि आवाम और माइनॉरिटी के बच्चों को वहां पर पढ़ने के लिए, रहने के लिए, खाने पीने के लिए, किताबों से लेकर के हर चीज से बीआरएस जब मदद कर रही है, तो आप ये इल्जाम फिर लगा रहे हैं कि हमें पढ़ाई से दूर कर रहे हैं। मैं बहुत-बहुत मशहूर हूँ आपका ये सवाल करने पे। ये बहुत ही मेरे दिल को छूने वाला सवाल है। 2014 2016 में केसीआर साहब दशहरे के दिन फार्म हाउस पे अक़लियती कायदीन की दावत की। उसमें मैं भी मौजूद रहा और पिछले 18 साल के अरसे पे मैं केसीआर साहब के ज़बान से, क्योंकि मेरा रोज़ाना मिलना होता था, ग़ालिबन रोज़ाना मिलना होता था, हम केसीआर साहब की किसी की तारीफ़ करते हुए नहीं सुने। वो पहला मौका है 2016 में फार्म हाउस में केसीआर साहब की जो ज़बान से डॉक्टर आरएस परवीन कुमार साहब का तज़किरा निकला और उस तज़किरे के साथ-साथ रेज़िडेंशियल स्कूल का वाक़या वो सुनाए कि वो कैसा एससी स्कूल, एसटी स्कूल्स के जो है ना सेक्रेटरी होके कारकर्दगी कर रहे। और उसी नहज पे मैं परवीन कुमार से ये बोला हूँ कि अक़लियतों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए भी, अगर इसमें जो भी टीआरएस के लोग ये बात सुन रहे हैं, तो इस बात की गवाही देंगे। अगर मैं इस बात पे अगर मुझे कोई गलत साबित कर दे, तो मैं हर वो तरह के सामना करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं उतना 100% सच्चाई वाली ही बात कर रहा हूँ। तो उस वक़्त में आपके ए.के. खान साहब जो एसीपी एंटी करप्शन ब्यूरो के कमिश्नर थे, उनको इसका ओहदा दे करके ये मिसाल देते हुए कि एक आईपीएस एक ऐसी सर्विस करता है, पे बैक टू कम्युनिटी, डॉक्टर आरएस परवीन कुमार की खिदमत का तस्करा करते हुए ए.के. खान को उस पोजीशन पे रखने की बात करे और साथ ही साथ ये भी बात करे कि मुकामी जमात के नुमाइंदे इस स्कूल में अक़लियतों के, बिलखुसूस ख़वातीन के, लड़कियों के स्कूल की मुखालिफत भी कर रहे हैं। तो तब मैं ये ऐलान करा हूँ महमूद अली साहब के सामने कि पहला एडमिशन मैं अपने बच्चों को कराऊंगा और मेरे 3 लड़कियां रेजिडेंशियल स्कूल से पढ़े हैं, जो पूरा स्ट्रक्चर रेजिडेंशियल का, माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स का डॉक्टर आरएस परवीन कुमार के पास में ये मुकम्मिल हुआ। और उस वक्त में माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। उस वक्त के माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के वीसी एमडी आईएफएस शफीउल्लाह थे, तो लिहाजा शफीउल्लाह को इसका सेक्रेटरी बनाया गया। और ये तमाम जो इसकी जो कानूनी कार्रवाई है, वो डॉक्टर आरएस परवीन कुमार की मेहनतों का, काविशों का नतीजा है और मैं उसका गवाह हूँ, क्योंकि मैं इसमें शामिल रहा हूँ। और वो मैं पहली पब्लिक मीटिंग लगाया हूँ माइनॉरिटी स्कूल्स के लिए, क्योंकि कभी कोई सियासी जमात के लिए पब्लिक मीटिंग लगती है, उस वक्त में मैं होम मिनिस्टर को और उस वक्त के अक़लियती सेक्रेटरी उमर जलील साहब को और तमाम लोगों को उस वक्त दावत दिया था, लेकिन ये लोग तो खैर उसमें गैर मौजूद रहे। लेकिन मैं नाइनी नरसिम्हा साहब मौजूद रहे। मैं एक बड़ी अवामी मीटिंग लगा करके स्कूल्स की प्रचार किया हूँ, एडवर्टाइजमेंट किया हूँ और पहली मरतबा स्कूल में दी जाने वाली तमाम सहूलतों की फोटोग्राफ बना करके मैं एक वीडियो बनाया हूँ, एक पीपीटी बना करके प्रेजेंटेशन करा हूँ। यानी कि माइनॉरिटी स्कूल्स की क्रेडिट ये केसीआर को नहीं
डॉक्टर आर एस परवीन कुमार को जाती है। आर एस परवीन कुमार की कोशिशों की वजह से ये माइनॉरिटी स्कूल कायम हुए। बहुत अच्छी बात है। चलिए ये भी मान लेते हैं आपकी बात। लेकिन अब बताइए, जैसे आने वाले इलेक्शन में भी ये लोग वादा कर रहे हैं कि ये ना सिर्फ मुसलमानों को बल्कि पूरी माइनॉरिटी के साथ में हम एक जैसा सलूक करेंगे और आगे बढ़ते जाएँगे, ये बता रहे हैं। और आप बोल रहे हैं कि ये माइनॉरिटीज़ को लॉस कर रहे हैं, मुसलमानों को पीछे कर रहे हैं, तालीम से पीछे कर रहे हैं। तो इनका दूसरा और एक कोई रुख आप बता सकते हैं? देखिए, आप सियासी सूरत हाल पर नज़र रखिए। 9.5 साल हुकूमत के इनके हाथ में मौका रहा। अक़लियती का जो मिनिस्टर होता है, वो केसीआर साहब खुद अपने पास रखे हैं। 4 साल मुसलमानों को अक़लियती मिनिस्टर से महरूम करे। ऐसा ऐसा पोर्टफोलियो जो उनके कब्जे में था, जो खुद उनका 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 होम मिनिस्टर उस वक्त प्रगति भवन से चक्कर मार के उसको हटा दिया जाता, वो नहीं मिल सकता। एमएलए मिनिस्टर नहीं मिल सकते, तो एक मामूली एक मुसलमान जो अपने मिनिस्टर से कब मिलेंगे। उसके बाद जो दोबारा 5 साल का पीरियड गया, एक पोपोला ईश्वर जो एक मिनिस्टर था, अब उसको अक़लियती मिनिस्ट्री दिए। आपका मकसूद ये है कि ये मिनिस्ट्री, ये पोर्टफोलियो खाली नहीं रह सकता, तो लिहाजा नाम के तौर पे किसी को मिनिस्ट्री दिए, ना कि काम के तौर पे। इससे बड़ा और कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकती। इससे बड़ी कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकती। ये मुसलमानों से रास तौर पे केसीआर साहब की दुश्मनी की निशानी है। अब ये बताइए, इस इलेक्शन में आपका आवाम से क्या अपना तरफ से एक मेरा मेरा मशवरा रहेगा? मेरा एक ही सवाल है आवाम से कि हम रड्डी जमात से, राऊ जमात से, कम्मा जमात से, ये प्राइवेट कंपनियों से बाहर निकल करके अपनी एक सियासी जमात जहां तमाम लोगों की हिस्सेदारी हो, ना कि हम किसी के मातहत हो। इसलिए बिलखुसूस एससी, एसटी, बीसी, माइनॉरिटी, ये जो बहुजन है, ये तादाद में 99% है। ये 99% हम आपस में एक दूसरे को वोट कर करके तादाद की बुनियाद में हम खुद यहाँ के रोलर बनेंगे और हम अपना फैसला अपने हक में बेहतर फैसला करने की सख्त रखते हैं। ज़रूरत है इस चीज़ की। आज इलेक्शन इतना महंगा कर दिया गया है। इलेक्शन महंगा हुआ नहीं है, इलेक्शन को महंगा कर दिया गया है ताकि कोई दरमियानी या मुसवक्त या गरीब इंसान इलेक्शन में हिस्सा ना ले, ताकि उसकी इतनी महंगाई बढ़ा दो कि ये इनके पहुंच से बाहर हो जाए। ऐसे सूरत हाल में भी बहुजन समाज पार्टी उन लोगों को सीट दे रही है जिसका माशी तौर पे उतना मुस्तकम नहीं है, लेकिन वो अवामी खिदमात पे, अवामी सर्विस पे, जिनका पब्लिक सर्विस ओरिएंटेशन है, उनको मौका दिया जा रहा है कि महंगा करना, पैसे का फैलाव करना, पैसे का हेर फेर करना, पैसे का बांटना, बड़े बड़े अखराजात करना, ये इलेक्शन में जानबूझ के किया जा रहा है ताकि एवरेज आदमी इलेक्शन लड़ने के बारे में सोचे भी नहीं। चलिए, मेरा आखिरी सवाल ये है, अब आपको बहुजन समाज पार्टी से कहां से उम्मीदवार बनाया गया है और आप उस इलाके से जीतने के बाद अवाम के लिए क्या करेंगे? मैं हल्के चारमीनार, जो एक बावखार असम्बली का हिस्सा है, हैदराबाद की तारीख की निशान है, 400 साल एक तारीखी मुकाम है, उस जगह से जो है ना मुझे नुमाइंदगी देने पे मैं अपने आप को चारमीनार का उम्मीदवार महसूस करने दिए जाने पे मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ। और मेरा अवाम से एक ही मुतालबा है कि तब्दीली के लिए, वोट फॉर चेंज। आज हम अपने हाथ में एक मौका है, हम अपने आप को और अपने हालात को अपने हाथों से बदल सकते हैं। इसके लिए हम किसी और को जिम्मेदार ठहराने की ज़रूरत नहीं है और आप अपने वोट के ज़रिए बदलाव ला सकते हैं। और मैं तमाम कौमों का, मैं बिलखुसूस किसी एक ख़ास कौम से वोट की अपील नहीं कर रहा हूँ, मैं तमाम कौमों के वोट का मुस्तहिक़ हूँ और मुझे तमाम कौमों के वोट की मिलने की कभी उम्मीद है। और इंशाअल्लाह 3 तारीख के दिन हम वहाँ से कामयाब लौटेंगे और बदलाव के साथ साथ इस इलाके को पिछड़ा कर दिया गया है, बिल्कुल बैकवर्ड कर दिया गया है और इस इलाके की कनेक्टिविटी इस दूसरे इलाके से, जैसे कि मैं नए शहर से वाबस्ता हूँ, नया शहर के साथ और एक साइबर सिटी, हाईटेक सिटी बन गया है। ये तीनों शहर ऐसा लगता है कि अलग अलग जगह पे है, जबकि पूरे मिला करके ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन उनके साथ ऐसा सौतेला सुलूक किया जा रहा है कि पुराने शहर को पुराना ही बनाए रखने में तमाम जमातों का, बिलखुसूस रूलिंग क्लास का और मौजूदा सियासी जो लॉबिंग है
उसका बड़ा रोल है। इसको बदलने की ज़रूरत है और तरक्की देने की ज़रूरत है, क्योंकि तमाम कौमों के साथ मुसलमानों को भी तरक्की करने का हक हासिल है। बिल्कुल। तो ये थे बीएसपी पार्टी के उम्मीदवार, चारमीनार से आप नुमाइंदा बन करके इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारे स्टूडियो में आने से और हमारे से बात करने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आपसे भी गुज़ारिश है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और अपने वोट की अहमियत को समझें। 30 तारीख के दिन अपने घर से निकलें, अपने वोट को इस्तेमाल करें ताकि आपका वोट बोकस ना हो, कोई और पार्टी आपके वोट का गलत इस्तेमाल ना करे। तो ये आपका जमहूरी हक है, आप खुद इसको इस्तेमाल करें अपने लिए और अपने एक बड़े चेंज के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं तमाम नाज़रीन का और बिलख़ुसूस आपके चैनल का मैं मशहूर हूँ, क्योंकि आपने मुझे आपके तवज्जुह से अवाम से रुजू होने का मौका इनायत फ़रमाया। मैं बहुत-बहुत मशहूर हूँ। खुदा हाफ़िज़।